नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दिल्ली में महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी, जो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या राष्ट्र का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा की जाती है। महिलाएं समाज में मार्गदर्शक और प्रेरणा का भी स्रोत हैं। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। या उद्योग का क्षेत्र हो, आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। इसी प्रकार आज बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो सामान्य में अपने परिवार चलाने के अतिरिक्त डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बना रही हैं। डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार मॉडल को अपनाकर आज न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है, बल्कि उनके अंदर आत्मविश्वास और कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास भी हो रहा है। मुझे अवगत कराया गया है कि ADSCI डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़कर कार्य करने वाली देश भर की लगभग 7 लाख से अधिक उद्यमी महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैं कैट एवं ADSCI के सभी पदाधिकारियों को आज के इस अवसर पर बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सभी मिलकर देश की मातृशक्ति को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने का बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए संजीव जी, प्रवीण जी और आप सभी बहनों की, उतनी कम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो देश भर में 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन के बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों की सम्मान की सुरक्षा की गई है। एक समय था कि बहुत जो हमारे ऐसे स्थान थे जहां अगर किसी माता बहन को शौच जाना होता था तो पूरे दिन भर का इंतजार करना पड़ता था और कई बार उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने सोचा कि हर घर में टॉयलेट्स बनना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही आदरणीय मोदी जी द्वारा लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है।
देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नए मुख्य सचिव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है और इस महीने यानी 31 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल जल्दी खत्म होगा और उसको लेकर अब सुगबुगाहट काफी तेज हो चुकी है। आईएएस आनंद वर्धन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर माना जा रहा है। फिलहाल इस महीने 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। सचिव एल फैनई और आर के सुधांशु का नाम भी सूची में शामिल है। वहीं वर्तमान मुख्य सचिव को 2 बार ये विस्तार मिल चुका है। तीसरी बार सेवा विस्तार मिलने की संभावनाएं फिलहाल बहुत कम मानी जा रही हैं। तो मुख्य सचिव को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है और 31 मार्च को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। फिलहाल वर्तमान मुख्य सचिव को लेकर जो इंतजार था, अब उनको सेवा विस्तार मिल सकता है। कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव, उसको लेकर भी अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो उत्तराखंड में 31 मार्च को नए मुख्य सचिव का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा और नए मुख्य सचिव को लेकर जो चर्चाएं हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी हैं। कई लोगों के नाम इस लिस्ट में आ चुके हैं और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ पूरा मामला है? मुख्य सचिव को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज हो चुकी हैं और माना जा रहा है कि 31 मार्च तक जो फिलहाल मुख्य सचिव है उनका कार्यकाल खत्म हो जाए। देखिए, यही एक चर्चा इस समय जो सियासी गलियारा है उत्तराखंड का, उसमें चलती हुई नजर आ रही है। चाहे वो प्रशासनिक अमला हो या सियासी गलियारा, दोनों जगह चर्चा नजर आ रही है कि अगला मुख्य सचिव कौन यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि 31 मार्च को जो वर्तमान में मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनका कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। 2 बार का जो उनका सेवा विस्तार यहाँ पर हुआ था, वो सेवा विस्तार इस बार 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना यही जताई जा रही है कि उनको अब नया सेवा विस्तार यहाँ पर नहीं मिल सकता है। इसलिए नया मुख्य सचिव कौन होगा उसकी चर्चा तेज यहां पर हो चुकी है। अगर वरिष्ठता के क्रम में देखा जाए तो 1995 बैच के जो आईएएस अधिकारी है, एसीएस है, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, उनका नाम सबसे ऊपर यहां पर आता है। और वो उपयुक्त इसलिए भी माने जा रहे हैं क्योंकि 30 साल का जो सर्विस का जो क्राइटेरिया होता है मुख्य सचिव बनने के लिए, उस क्राइटेरिया को पार कर चुके हैं। केंद्र में इस उनके इम्प्लीमेंट को यहाँ पर किया जा चुका है। यानी 30 साल का जो सेवा का जो इम्प्लीमेंट केंद्र में होना चाहिए था वो उनका पूरा हो चुका है, नाम केंद्र को भेजा जा चुका है। और अभी ये कह सकते हैं कि जो उसके बाद के जो सचिव यहाँ पर आते हैं, उसमें 1996 बैच के जो प्रमुख सचिव हैं एल फैनई, उनका नाम आता है। उसके बाद आर के सुधांशु जो प्रमुख सचिव है, उनका नाम यहाँ पर आता है। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि वो अपर मुख्य सचिव के लिए अभी पात्र नहीं हो पाए हैं। इस बार उनकी संभावनाएं ज़्यादा है कि इस 2025 में वो एसीएस के लिए यहाँ पर पात्र हो पाएंगे। तो अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसको कमान यहाँ पर सौंपना चाहते हैं, शासन की कमान किसको यहाँ पर देना चाहते हैं, किसको नया मुख्य सचिव यहाँ पर बनाना चाहते हैं। क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो वर्तमान जो सचिव मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनको तीसरा सेवा विस्तार यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, बल्कि उनकी तरफ से मुख्य सूचना आयुक्त के लिए यहाँ पर आवेदन किया गया है। तो ये समझा जा सकता है कि अगर वो मुख्य सूचना आयुक्त के लिए यहाँ पर उपयुक्त है और वो आवेदन कर रही है, तो फिर नया मुख्य सचिव कौन होगा इसको लेकर चर्चा यहाँ पर जोरों पर होने लगी है। तो अब देखना यही होगा कि 31 मार्च से पहले सरकार क्या कुछ निर्णय यहाँ पर ले पाती है कि मुख्य सचिव को, किसको मुख्य सचिव का दायित्व किसको यहाँ पर देना है, उस पर क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लेती है। जी बिल्कुल लगा, क्योंकि राधा रतूड़ी का ऐसा मानना है कि वो तीसरी बार अब की बार जो सेवा विस्तार है उनका नाम अब की बार हो सकता है नहीं आ पाए। लेकिन उनके अलावा और कौन कौन से नाम हैं जो लिस्ट में सबसे आगे चल रहे हैं और प्रशासनिक फेरबदल अभी और क्या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल तो यही है कि जो शासन के जो मुख्य सचिव का जो पद है वो मुख्यमंत्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। यानी बेहतर तालमेल यहाँ पर बना रह सके, ऐसे अधिकारी यहाँ पर आए जो काम को वरीयता ज़्यादा यहाँ पर दें, रिजल्ट निकालने वाले हों, उनको यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखने का काम सरकार यहाँ पर कर सकती है। और ऐसे में अगर वरिष्ठता के क्रम को देखते हैं तो फिर जो एसीएस है, अपर मुख्य जो सचिव है आनंद वर्धन, 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, वो सबसे उपयुक्त यहाँ पर श्रेणी में सबसे ऊपर उनका नाम यहाँ पर आ पाता है। और केंद्र में भी उनका इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो चुका है। यानी जो मुख्य सचिव बनने के लिए जो
अर्हता चाहिए होती है, 30 साल की सर्विस जो जरूरी होती है वो पूरी यहाँ पर कर चुके हैं। और अगर उसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर दो जो प्रमुख सचिव इस समय है, एल फैनई और आर.के. सुधांशु, वो भी काफी करीबी मुख्यमंत्री के यहाँ पर माने जाते हैं। उनके नाम को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार अगला मुख्य सचिव किसे बनाना चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन कुछ नामों की अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो अभी तक ये कह सकते हैं कि आनंद वर्धन जो एसीएस है उनका नाम सबसे ऊपर यहाँ पर आता है और उनके नाम को लेकर चर्चा यहाँ पर हो रही है कि वो अगले मुख्य सचिव उत्तराखंड के हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अब क्या 31 मार्च से पहले ही मुख्य सचिव के नाम की घोषणा हो जाएगी या फिर 31 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, इन सभी संभावनाओं को देखते हुए जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उत्तराखंड शासन में जो बनी हुई परिस्थितियां, ऐसे में समझा जा सकता है कि कुछ और लंबा समय यहाँ पर खींच सकता है और किसी प्रभारी यानी किसी चाहे अपर मुख्य सचिव हो या प्रमुख सचिव हो, उनको प्रभारी मुख्य सचिव का दायित्व तो यहाँ पर दे सकते हैं। क्योंकि अंतिम निर्णय लेने में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे और केंद्र से भी हरी झंडी मिलने का इंतजार सरकार को यहाँ पर रहेगा कि अगला मुख्य सचिव किसको यहाँ पर बनाया जा सकता है। अगर उत्तराखंड कैडर का कोई आईएएस अधिकारी इस समय केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर है तो उसको भी वापस उत्तराखंड लाने की बात यहाँ पर कही जा सकती है, उसको लेकर भी मंथन यहाँ पर हो सकता है। तो ये तो 31 मार्च तक ही पता चल पाएगा कि सरकार के द्वारा किसको यहाँ पर अगला मुख्य सचिव बनाया जाता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि शासन में इस समय हर कोई यही कोई चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है कि उत्तराखंड का अगला मुख्य सचिव कौन हो सकता है, क्योंकि तीसरी बार वर्तमान जो मुख्य सचिव है राधा तोड़ी, उनको सेवा विस्तार नहीं मिल सकता है। जी ठीक है। अब ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में सहकारिता के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर मामला हाई कोर्ट गया था। इस मामले में हाई कोर्ट ने चुनाव कराने के आदेश सरकार को दिए हैं। इसको लेकर पार्टियों में आपस में मतभेद हो रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि चुनाव के समय सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो पार्टी के अंदर और बाहर सब जगह होते हैं। सभी चुनावों में इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन जब चुनाव आता है सभी को समझा बुझा लिया जाता है। जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो ये मान के चलिए कि लोगों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, वो चाहे विद इन द पार्टी हो चाहे आउटसाइड पार्टी हो या विद इन दी डिफरेंट पार्टीज हो, तो कहीं ना कहीं क्लैश होते हैं। तो वहाँ पर इस तरह की बातें आती हैं। अब न्यायालय ने आदेश दिए हैं, न्यायालय के आदेशों पर नए सिरे सब चुनाव होंगे। तो जब स्थितियाँ चुनाव की आ जाएंगी उसके बाद सबको समझा बुझाकर एक ट्रैक पे ले आया जाएगा। और जब तक लोगों के नाम तय नहीं होते तब तक ये कसमकस हमेशा ही चलती है। ये कोई भी चुनाव हो सभी में चलते, चाहे वो लोकल बॉडीज के हों, एमएलए के हों, एमपीज के हों, तो कंटेस्टेंट्स रहते हैं विद इन द पार्टी और आउटसाइड द पार्टी। तो सब आपस में खिंचाव तो रहता ही है, लेकिन बाद में पार्टी जब निर्णय लेती है, पार्टी सब चीज़ों को समेट के फिर एक दिशा में चलती है। उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर हमेशा गुणवत्ता पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर जब उत्तराखंड के धर्मपुर में बीजेपी विधायक विनोद चमोली से सवाल पूछा गया तो जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का काम योजनाएं लाना होता है, फिर उसको अलग अलग विभागों के अधिकारियों की ओर से इम्प्लीमेंट करना होता है। इसमें आपसी सामंजस्य और तालमेल वाली कोई बात नहीं है। विकास के कार्यों की गुणवत्ता जांचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और अक्सर विकास के ऐसे कार्यों में भ्रष्टाचार होता है और जो अधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां वन भूमि में निवासरत लोगों को बेदखली के नोटिस के विरोध में प्रभावितों ने जुलूस प्रदर्शन निकाला। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं प्रभावितों को मालिकाना हक देने की मांग की है। इसके साथ ही तहसील में प्रभावितों ने एक जनसभा कर उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। वहीं जिला किसान सभा के मंत्री ज्ञानेंद्र खंतवाल ने बताया कि एक और पलायन के कारण पूरा पहाड़ खाली हो गया है। वहीं अब तंत्र होना चाहिए, सरकार बेदखली पलायन के लिए मजबूर कर रही है, जबकि ये लोग वनों की रक्षा करते हैं। वन नियमावली 2007, वन नियमावली 2012 भी है और उसके तहत अगर देखा जाएगा तो जहां जहां पर ये लोग बसे हुए हैं वहां पर इनको बाकायदा पट्टे मिलने चाहिए। और सरकार इतनी निकम्मी है उत्तराखंड की कि इसने उस कानून को, उस केंद्रीय कानून का इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं किया, आज तक उसको लागू नहीं किया उत्तराखंड के अंदर। हम ये कह रहे हैं किसान सभा के लोग, मैं जिला मंत्री हूँ किसान सभा का,
हम ये कह रहे हैं, मैं वकील भी हूं, हम ये कह रहे हैं कि उस कानून को यहाँ पर लागू करो और उस कानून की मूल अवधारणा के साथ में इन तमाम लोगों को जो बार बार आपदाओं से बेघर हो जाते हैं, बेदखल हो जाते हैं गांवों से, उनको वहां पर जहां पर ये बसे हुए हैं वहीं पर इनको पट्टे दिए जाएं। जंगल किसके लिए बनाना चाह रहे हैं? जंगल किसके लिए है? काश्तकार के लिए है ना, जंगल किसान के लिए है ना, जमीन किसान के लिए है ना, जमीन का पूरा अधिकार किसान का है ना। धर्मनगरी हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में छात्रों द्वारा रोजा अफ्तारी पार्टी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बजरंग दल ने इसका विरोध दर्ज किया है और प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करते हुए छात्रों को चिन्हित कर प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। आज हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय में रोजा अफ्तारी पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल द्वारा कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस बल द्वारा बजरंग दल को कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया, जिसके बाद प्रशासन ने बजरंग दल को आश्वस्त करते हुए मामले की जांच कॉलेज प्रशासन द्वारा कराई जाने को कहा है। कुछ बच्चे हमारे यहाँ के पार्टी कर रहे थे शाम को 6:30 बजे, कॉलेज 10 से 5 बंद हो जाता, मैं चला गया था 5 बजे। कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे, हमारे चौकीदार द्वारा हमें बताया गया कि कुछ बच्चे पार्टी कर रहे हैं। तो हमने कहा भाई बच्चों की पार्टी करने की बगैर अनुमति के पार्टी करने के कोई वो नहीं है, विदाउट परमिशन हम पार्टी करने की कोई अनुमति नहीं देते। हमने उनको भगा दो, उसने कहा हमारे कहने से नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया 6 बजे और अपने कुछ शिक्षक साथियों को बुला लिया और सारे उनके उन स्टूडेंट्स को सबको भगा दिया। नहीं कर सकता, बच्चे इकट्ठे थे, खाने पीने का सामान था, तो इसीलिए तो भगा दिया मैंने। नहीं हुए 5 बजे क्या 5:30 बजे तक। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से राजनीति में हलचल तेज हो गई है, तो वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर कहा कि विषय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक रहा है और वह पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनकी बोलने की मर्यादाएं हैं। सब चीज को लेकर मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज़ को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है उचित फोरम बोलने के लिए, और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर गैरसैंण में हुए आंदोलन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में जो नेता मंत्री प्रेमचंद को मंत्री पद से हटाने को लेकर आंदोलन कर रहे थे वह सड़क छाप है। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसे नेता आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। देखिए 2027 का चुनाव आने वाला है। सड़क साहब अनेकों नेता किसी न किसी विषय को लेकर अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और सबसे दुख इस बात का कि व्यक्तिवादी राजनीति का केंद्र कल गैरसैंण बना है। विकास के किसी विषय को लेकर अगर गैरसैंण का आंदोलन होता है तो मैं कहता कि हाँ, विपक्ष ने एक विषय जनता के सम्मुख लाकर और सरकार को बाध्य किया है, लेकिन मंत्री को हटाओ, मंत्री बनाओ, फलाने ये बोल दिया, पहाड़ मैदान का स्वरूप को खड़ा करने का प्रयास किया गया। इस प्रकार के आंदोलनों को जनता, उत्तराखंड जनता बुद्धिजीवी जनता है, वो समय आने पर उनको जवाब देती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में जन आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। इसके बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप बताया था, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान का विरोध तेज होने लगा। ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल का
जो प्रकरण है वो राजनीतिक ना होकर भावनात्मक है। उसने कितनी गहरी अंदर तक चोट पहाड़वासियों के दिलों में की है, उसकी व्यापकता को शायद वो आंक नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का तो मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कल गैरसैंण में एक व्यापक जन आंदोलन छेड़ा गया प्रेमचंद की बर्खास्तगी को लेकर। इसका आह्वान और इसका नेतृत्व दोनों हमारे गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने किया, और आज महेंद्र भट्ट ने उस गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को सड़क छाप कह दिया। यानी कि नरेंद्र सिंह नेगी जो उत्तराखंड का गौरव है, हमारा मान है, हमारा अभिमान है, उनको आज सड़क छाप करार कर दिया गया है महेंद्र भट्ट के द्वारा, जो अपने आप में अक्षम्य है। और मुझे लगता है कि प्रेमचंद अग्रवाल वाला प्रकरण अभी यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर छौंका लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले उन्होंने उत्तराखंड वासियों पर मुकदमे की धमकी दे डाली, पोस्ट डालने पर सरकार कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया की बात कह दी और कोर्ट कचहरी तक की बात कह दी, और अब बिरजू मयाल का और उनका वार्तालाप तो सबको सर्वविदित है ही, और अब नरेंद्र सिंह नेगी जी को सड़क छाप कहना आपको शर्म नहीं आती महेंद्र? उत्तराखंड में नए कानून के अंतर्गत 2010 के बाद सभी शादीशुदा दंपति को अपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। ये रजिस्ट्रेशन किसी भी CSC सेंटर से ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। तो वहीं इसी के तहत डोईवाला तहसील में तहसील कर्मचारियों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचकर मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों पर सभी कर्मचारियों के लिए यह मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। सभी को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, और जो ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर कर चुके हैं उनको एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है UCC पोर्टल के माध्यम से। तो इसके अंतर्गत जितने भी तहसील के कर्मचारी हैं और अन्य कर्मचारी हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए हमने उत्तराखंड में मिलावटखोरों की खैर नहीं। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने होली के त्योहार को देखते हुए अब कड़े कदम उठाए हैं। हरिद्वार जिले के गांव से लेकर शहर तक विभाग नकली प्रोडक्ट की जांच अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। इसके लिए यह मोबाइल वैन में सभी मसालों से लेकर दूध, दही, घी और सभी खाद्य पदार्थों की मिलावट का पता लगाएगी। खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग की टीम मोबाइल वैन के साथ रुड़की और कलियर पहुंची तो वहां पर मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची टीम ने अलग अलग दूध, डेयरी और मसालों की दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। हमारा त्यौहार जो होली के त्यौहार को विशेष दृष्टि में रखते हुए हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन पर हमारी DC लैब के साथ हम लोगों ने आज स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं होली को देखते हुए, जिसपे कि हम मौके पे ही जो FSW है फूड सेफ्टी ऑन व्हील, मौके पे ही हम नमूना जो हमारे खाद्य पदार्थ के नमूने हैं उसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, और जिस पे कोई ऐसी मिलावट होती है, संदिग्ध लग रहा है, उसका मौके पे ही सैंपल लेके जांच के लिए भेज रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है मैं इस पर कहूँगा कि कल भी हमारी बहन हरिद्वार में थी, बहुत बढ़िया जागरूकता प्रोग्राम चलाया गया आप लोगों के माध्यम से ही, और वो आज हमारी न्यूज़ भी आ चुकी है, सभी लोगों को पता है, और सुबह से हम लोग इस पर माइक के थ्रू बता रहे हैं। ये कहना गलत है कि लोगों को पता नहीं, लोगों को पता भी है, और लोग आ भी रहे, टेस्ट भी करा रहे हैं। अभी हमने टेस्ट कराए हैं, और जिस पर हमने मौके में लोगों को लाइव टेस्ट भी दिखाया है जागरूक करने के लिए। जो हमारी टीमें उस पर निरीक्षण में जा रही है, वह अपना विधिक कार्रवाई भी कर रही है, नमूना से वो भी कर रही है, क्या निरीक्षण भी कर रही है, और दुकानों का साफ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।